अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव स्पेस शफुलावस। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अभी तक कह सकते हैं। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो बातें अधूरे से थे, पार्ट 44। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। वंदना की बात सुन के वंदना की आई बाबा के मानो सांप सूंघ गए हो। वंदना की आई जो वंदना को हक करके रखी थी, अपने आप ही उनके हाथ छूट से जाते हैं। वंदना की बाबा बोलते कि क्या क्या बोला तुमने? तभी वंदना खड़ी होती है। आई बाबा, वो मैंने जो भी बोली है वो सच है। मैं वानी जी से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। तभी वंदना के बाबा बोलते कि बेटा ठीक है ना, तुम दोनों सहेली हो और एक दूसरे को प्यार करना की कोई गलत बात थोड़ी ना है। वंदना के बाबा की बात सुन के वंदना थोड़ी शॉक थी। आखिर के में क्या वो समझ गए हैं कि ये प्यार का मतलब क्या होती है? तो भी इधर लव बोलते हैं कि बाबा, ये जो सहेली का प्यार है ना, ये उस प्यार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप और आई ये एक दूसरे से प्रेम करते हो ना, प्रेम प्यार, और उसी प्यार का नतीजा हम आपके औलाद। तो वैसा प्यार ना आपकी लाडली उस लड़की से करती है। ये बात सुन के दोनों ही दंग रह जाते हैं। वंदना की आई एकदम से खड़ी हो जाती है और वो एकदम से वंदना को देखती है कि बेटा तुम होश में आके बात करो, ये क्या बात कर रही हो? आई, मैं अपनी होशो आवाज़ में बोल रही हूँ जो भी बोल रही हूँ। प्लीज़ आप दोनों मुझे समझने की कोशिश करिए। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और ना ही मैं नशे में हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती है। वंदना के बाबा को इतना गुस्सा आता है कि वो आके सीधा वंदना के गाल पर एक रख के मारते हैं। इतनी सालों में शायद ये पहली थप्पड़ होगा जो वंदना के गाल पे लगे हैं, वो भी अपने बाबा से। वंदना के बाबा ने कभी उस पे हाथ नहीं उठाए थे। हाँ, कुछ हद तक डांट देते थे, बस कभी कभार आवाज ऊंची करके एक आध दो बातें सुना देते हैं, वो भी बहुत रेयर केस में, जब उसकी और लब में थोड़ी बहुत हद तक लड़ाई वगैरह होते थे तभी। वरना आज तक वो अपनी ऊंची आवाज में भी चिल्लाए नहीं वंदना के ऊपर। वंदना बहुत प्यारी लड़की है, लेकिन आज उसी प्यारी बेटी को थप्पड़ मार देना आसान बात तो नहीं थी। वंदना वहां पे स्तब्ध खड़ी थी। उसके गाल लाल हो चुके थे, उसकी आय के आंखों में से आंसू गिर चुके थे। लव को मानो दिल को सुकून मिला हो। वो साइड पे खड़ा बस हंस रहा था। तभी उसके बाबा बोल पड़ते हैं, और कुछ बचा है इस घर में? हाँ, कुछ बचा भी है, कह दो। क्या चाहती हो, मर जाए हम ऐसे? फांसी लगा ले। इस दिन को देखने से अच्छा तो मर ही जाते। मर जाते तो बेहतर होते, तो आज के दिन देखने का नौबत ही नहीं आते। बेटा जो दिन दहाड़े नशा करता फिरता हो, और बेटी ने तो इज्जत एकदम से जमीन पर ही मिला के रख दी। दुनिया में लोग कम पड़ गए थे, लड़कों के कमी पड़ गए थे। अगर बोल देते कि बाबा मुझे लड़का पसंद है, वो लड़कों का लाइन लगा देता मैं। लेकिन लड़की, क्या बोलेंगे समाज को? पता नहीं, एक दिल पे बोझ लेके घूम रहा हूँ कि जब से सगाई टूटी है तब से तुमसे शादी कौन करेगा। उसी दिन से उसी चीज से दिन पर दिन खाए जा रहा है मुझे चीजें। और अब पता चला कि तुम तो शादी तो दूर की बात, तुम्हें तो लड़के ही पसंद नहीं है। तभी एकदम से वंदना बोली, बाबा चुप, एकदम से चुप कर जाओ। इस गंदे मुंह से एक और शब्द बोलना नहीं चाहिए, और खास करके मुझे बाबा कहने की तो जरूरत भी मत करना। तुम्हारी मुंह से मुझे बाबा सुनना नहीं है। और तुम लव कुश की माँ, ये आज ये दिन देखने के लिए हमने इन सब का परवरिश करे थे। ये दिन और कुछ बचे भी है। वंदना की आई को समझ आ नहीं रही थी कि इस सिचुएशन को वो कैसे संभाले, कैसे।
वंदना के बाबा वहां पर एकदम से जमीन पर बैठ चुके थे। वंदना एकदम से अपने बाबा के पास जाती है, लेकिन जितनी दफ़ा वो जा रही थी उसके बाबा उसको पीछे से धकेल देते हैं। खबरदार मुझे छूने की भी कोशिश मत करना और मेरे पास भी आने की कोशिश भी मत करना। दूर रहो, मुझे तुमसे घिनाने लगी है। कोई बीमारी हो गई है क्या? बीमारी हो तो इसके इलाज के लिए हमें जो भी करने पड़ेंगे हम सब कुछ करेंगे। इसके पता करो कौन सी बीमारी आ गई है। वंदना शौक थी, बस अपनी बाबा को एक टक देख रही थी जो पता नहीं बड़ी अजीब से बर्ताव कर रहे थे, जैसे कि वंदना बहुत पता नहीं क्या चीज हो और उससे घिन आ रही है उन्हें। ये रूप पहली बार देखी थी उसने। उसकी आई उसकी बाबा को संभल रहे थे। देखिए आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए, हम बात करेंगे ना उससे। उसे वहम वगैरह हुई है, हम बातचीत करके ठीक करते हैं ना चीज़ें। आप थोड़ा सब्र रखें। कैसे सब्र कर लूँ, कैसे इतनी बड़ी बात कहती। तभी वंदना बोलती है कि बाबा पहली बात ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है और मुझे लड़कियां में नहीं बस लड़कियों में से वानी जी ही पसंद है। दोनों में अंतर है और ये बीमारी नहीं है। प्यार तो प्यार है ना, वो थोड़ी ना जेंडर देख के होती है। तुम बकवास बंद करो। तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज़ है कि नहीं तुम्हारे अंदर की तुम बोली जा रही हो। हाँ, तुम तो पहले मेरे सामने से हटो। और वो एकदम से बोलते हुए एकदम से खड़े होते हैं। नहीं, मेरी गलती है, मैं तुम्हारे कमरे में हूँ ना, मैं चला जाता हूँ। और ये बोलते हुए कमरे से चले जाते हैं। वंदना बस अपनी आय की ओर देखती है। उसकी आय जाने लगती है, तभी वंदना पुकारती है आय। तभी उसकी आय खड़ी हो जाती है। वंदना भाग के आती है, अपनी आय की पैर पकड़ लेती है। हाय, कम से कम आप तो मुझे समझने की कोशिश करें आय। मैंने कोई पाप तो नहीं करी, बस प्यार किया है। हाय प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन वंदना की आय एक भी बात नहीं सुनती है। वो वहां से चुप से चली जाती है। बचे थे बस लव, जो अभी भी देख के हंस रहा था। वंदना उठ के खड़ी होती है। तभी लव बोलता है कि तो मिल गया दिल को सुकून, हाँ हो गए हल्का तुम बोलकर। तभी वंदना उसे देखती है कि तुम्हें मिल गई होगी ना, कलेजे पे ठंडक। लव, आज तक मैंने तुम्हें जितनी भी चीज़ों के लिए रोक टोक करी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए। ये सोचकर कि तुम मेरे भाई हो, आगे चल के तुम्हारी चीज़ें गलत ना हो जाए, तुम गलत संगति पे ना आ जाओ, तुम गलत चीज़ पे ना चले जाओ। बस इसी चीज़ के लिए थोड़ी बहुत सख्ती पेश आती थी तुम्हारे साथ। लेकिन तुम मेरी भाई हो के मेरे साथ ये करोगी। तभी लव बोलता है कि चलो चलो ये ड्रामा बंद करो, तुम्हारी ये ड्रामा से मुझ पर कोई असर नहीं होगा। और यही बोलते हुए लव वहाँ से चले जाते हैं। वंदना ज़मीन पर बैठी हुई थी, अपनी दोनों पैर को समेट कर फूट फूट कर रो रही थी और अब भी ध्यान उसकी फ़ोन पर थी। बस इस क्षण उसे वानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बस एक बार वानी से बात हो जाए, लेकिन ये नामुमकिन थी। वानी अब भी हॉस्पिटल में भाग रही थी अपने पापा के पीछे। अब देखते देखते ये रात भी बीत ही जाती है। अभी भी वानी की मोबाइल स्विच ऑन नहीं हुई थी। इधर कृतिका, उधर जो सानिया थी वह। अब तो कृतिका और सानिया की कॉल तक वंदना रिसीव नहीं करती है। यहाँ पे माहौल अलग ही हो चुके थे। वो रात ही मानो कि 1 महीने के बराबर हो, हर एक घंटा मानो एक एक दिन के बराबर जैसे बीत रहे थे। वंदना वैसी ही बैठी हुई थी। इधर रात भर वंदना की आई बाबा भी जगे हुए थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। वंदना की आई भी बहुत रो रही थी। ये दिन ऐसी आएगी किसी ने भी नहीं सोचे थे। सबके लिए थोड़ी बहुत शॉकिंग तो थे। और पता नहीं वंदना क्या है, बाबा भी अलग ही जोन में थे। वो थोड़े से पुराने ख्यालातों में से है। इधर सुबह होते ही वंदना की आई जाती है। वंदना के कमरे में
वो देखती है वंदना अब भी जमीन पर अपनी पैरों को सिमटी हुई, सर को पैर तक टिका के। पता नहीं क्या सोच रही थी। अभी भी उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, अभी भी उसकी नज़र फ़ोन की ओर ही थी। उनको बहुत तकलीफ होती है। अपनी बेटी को भला इस हालात में कौन देखना चाहेगी। वो आती है, अपनी मुंह पर आंचल को रखती है। वो आती है, एक हाथ से वंदना की सर पे सहलाती है। वंदना को जैसे ही महसूस होती है, अपनी आई की ओर देखती है और एकदम से उनकी फिर से पैर पकड़ लेती है। ऐसे होता है ना, पैरों से हक करते हुए। आई 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 आप आ गई। आई आप मेरी मेरी बात सुनो। उसकी आई जमीन पर बैठी है। बेटा मेरी बात सुनो। हाय प्लीज़, हाय एक बार मेरी बात तो सुनिए। मैं सच में उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप लोग कहेंगी ना कि उसको भूल जाओ, मुझसे नहीं होगी आई। मैं सच में बहुत प्यार करती हूँ, सच में मुझसे नहीं होगी। तभी उसकी आई बोलती कि बेटा, आगे वो क्या बोलेगी। वंदना की आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। वो बस वंदना को अपनी बाहों में घेर लेती है। एक माँ की बाहों में उसकी बच्ची सिमट के रो रही थी, बिल्कुल वैसी ही। उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोल के उसे दिलासा दे इस वक्त, क्योंकि उनके पास कुछ थी ही नहीं। इधर थोड़ी ही देर में वंदना के बाबा भी जाते हैं कमरे में। वो थोड़ी गुस्से में ही थे और वो बोलती कि तुम अपने बात पे अभी भी अड़ी हो। वंदना सर उठा के अपनी बाबा की ओर देखती है, बोलती कि बाबा, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, बस यही काफ़ी थी। उसके बाबा बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तैयार हो जाओ, हम यहाँ से निकलेंगे अभी। वंदना पूछती कि कहा? बस निकलेंगे, तुम बीमार हो और इस बीमारी का इलाज करने हैं, बस तुम पर किसी का साया है। जैसे ये बात सुनती है वो शॉक्ड होती कि साया, ये सब क्या है। तभी उसके आई कुछ बोलने ही लगेगी, लेकिन उसके बाबा उन्हें रोक देते हैं। तुम इस बीच में मत बोलना, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, चलो। फिर वंदना, उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करेगी। वो अपनी आई की ओर देखती है। उसकी आई अपनी सर झुका के रखी हुई थी। वंदना बस चुप से खड़ी होती है। वो वॉशरूम जाती है, फ्रेश वगैरह होती है, नहा धो के आती है, चेंज वगैरह करके। इधर ये लोग बिना खाए वहाँ से निकल जाते हैं। वंदना कुछ नहीं पूछती कि कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे। वो बस चुप थी और अभी भी वो फ़ोन की ओर देख रही थी। फ़ोन साइलेंट मोड पे कर चुकी थी। बस एक टेक्स्ट भी आ जाए ना तो उसकी दिल को सुकून मिल जाएगी। इधर सुबह के लगभग 10 बज चुके थे। पूरे रात भर वानी की मम्मी, उसकी बहन जगे हुए थे। इनके हालात भी अब धीरे धीरे ख़राब होते जा रहे थे। तो वानी अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी, आप छोटी को लेकर घर चले जाओ, पापा के पास मैं हूँ। पहले तो वो लोग मना करते हैं, लेकिन वानी के बहुत समझाने पर आखिर में वो लोग मान जाते हैं और वो लोग घर चले जाते हैं। 11 बजे तक अब सानिया भी हद से ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। पिछले रात को वो वानी के घर से होके आई थी, पर वो लोग थे नहीं। और अब सुबह भी वो एकदम से जाते हैं ऑफिस से निकल कर कि थोड़ी देर के लिए एक और बार देख के आती हूँ। और जैसे इस बार वो जाती है, वो देखती है कि वानी की मम्मी और आयशा दोनों बस आ ही रहे थे और वो बस निकल रही थी। वो देख के तो शौक, और उन दोनों के हालात भी कुछ ठीक नहीं थे। सानिया बोलती कि चल क्या रहा है, आप दोनों की ये हालत कैसे? वानी कहाँ है? पिछले 3 दिन से लगभग ढूंढ ढूंढ के पागल हो रही हूँ मैं। उसकी फ़ोन स्विच ऑफ है, आपका कुछ अता पता नहीं है, कहाँ हो आप लोग? जिस पर वानी की मम्मी रो पड़ती है। आयशा भी, वो कुछ समझ ही नहीं पाती है। आयशा तो आती है और सानिया को गले लगा लेती है। सानिया बोलती हुआ क्या है? अरे रोगे तो समझूंगी कैसे, क्या क्या हो गई है आंटी? तब जाके सानिया को बताया जाते हैं कि आखिर में वानी के पापा के साथ क्या हुई थी। ये लोग शादी के वहाँ पे थे फंक्शन में। अचानक से वानी को कॉल आई थी कि उसके पापा हॉस्पिटलाइज है, उनको इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट करे गए हैं। तब तक प्रॉपर चीज़ें इन सबको बताए नहीं थे। बहुत देर हो चुके थे ये लोगों को यहाँ पर पहुँचने में, पर जैसे ही पहुँचे तब तक बस इतना खबर मिली कि वो हार्ट अटैक कर चुके थे। वो सारी चीज़ सुनने के बाद सानिया खुद शॉक थी।
ये सब तो उसने नहीं सोची थी। वो बस इतना बोलती कि कौन कौन सी हॉस्पिटल आंटी। तो बस वानी की मम्मा हॉस्पिटल के नाम बताती है। इधर सानिया इन दोनों को घर तक छोड़ती है और बोलती है आप लोग अपना ध्यान रखिए, मैं सीधा हॉस्पिटल जा रही हूँ। तभी एकदम से वानी की मम्मी बोलती कि वो कुछ नहीं खाई है, हो सके तो थोड़ी बहुत फोर्सफुली उसे कुछ खिला देना। आंटी आप वो फिक्र मत कीजिए, बस आप दोनों अच्छे से ध्यान रखिए खुद का और खा लीजिएगा। सानिया वहाँ पे देर नहीं करती है, वो फ़ौरन भागती है हॉस्पिटल की ओर। और जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचती है और जैसे ही वो देखती है उस जगह के जहाँ पे वानी के पापा को रखे गए थे आईसीयू में, वानी अब भी बाहर बैठी हुई अपनी दोनों हाथ को सर पे टिकाती हुई। सानिया उसके साथ जाके बैठती है और एकदम से उसकी शोल्डर पे टैप करती है, तो ठीक है। वानी तुरंत अपनी सर उठाती है और सानिया की ओर देखती है, मानो वो अपनी सारे अंदर जितनी भी इमोशन हो सब कुछ दबा के रखी है। सानिया को पता थी कि वानी जितनी उसके पापा के साथ अटैच्ड है ना, आज तक उतनी किसी भी चीज़ में नहीं है। वो समझ सकती थी वानी की दर्द को। वानी की आंखें बस भर आती है। तभी सानिया उसे कस के गले लगा लेती। पागल, ऐसे थोड़ी ना चुप हो जाती है, हाँ बताया जाती है चीज़ें, अपनी सिचुएशन, अपनी परेशानी, वरना किस काम की दोस्त हूँ मैं, हाँ। वानी तब भी नहीं रो रही थी, उसके बस अब आंखों से आंसू गिर रहे थे। सानिया उसे कस के गले लगाती है। मैं समझ सकती हूँ, तुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। बस वानी ने उसे कस के गले लगा ली थी। अब सानिया के भी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जितना वो वानी को समझती है ना, उतना और कोई भी वानी को नहीं समझ सकती है। वो बस शांत थी और वानी की सर पे सहलाती है, शांत हो जा, अंकल को कुछ नहीं होगी, वो सब ठीक हो जाएंगे, अंकल भी ठीक हो जाएगी, तू है ना उनकी स्ट्रॉन्ग बेटी, उन्हें कुछ नहीं होने देगी। खुद का भी ध्यान रखनी पड़ती है ना, तू अकेली थोड़ी है, अंकल है, आंटी है, आयशा है, मैं हूँ, और सबसे बड़ी बात तेरे साथ अब कोई और भी जुड़ी है, कोई और भी है तेरे साथ, तेरी पार्टनर, तेरी लव, जो पिछले 2 दिन से पता नहीं उसमें क्या बीत रही होगी यार। हर घंटे में मुझे कॉल कर रही है, हर घंटे में मुझसे पूछ रही है कि कुछ पता मिली। बस एक टेक्स्ट उसे चाहिए कि हाँ मैं वानी से मिल चुकी हूँ और वानी ठीक है। बस इस चीज़ के लिए बेचारी 2 दिन शायद दर बदर घूम रही है। तो इतना गुम कर दिया है खुद को कि कोई तुझ तक पहुँच भी नहीं पाई। क्यों? अकेले जूझने से अच्छा है सबको साथ में लेके सारी चीज़ हैंडल करो। क्या समझ के रखी तूने खुद को? ये सब करने का क्या मतलब है? वानी बस शांत थी। आगे वानी बोली कि यार मेरी माइंड पूरी ब्लैंक हो चुकी थी पापा को उस हालत में देख के। यार मेरी दिमाग काम करना बंद कर दी यार। मैंने अपनी पापा को उस कंडीशन में कभी देखी नहीं थी यार। मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं आगे आगे क्या करूँगी, मुझे क्या करनी होगी। मैं सब कुछ भूल चुकी थी। बस सामने मेरे पापा थे, मुझे बस ये थी कि बस मेरे पापा उठ के खड़े हो जाए या बैठ के और मुझे आवाज़ लगाए कि वानी बेटा मैं ठीक हूँ। बस वही चल रहे थे दिमाग में यार, और कुछ नहीं चल रहे थे। क्या फ़ोन, क्या मैं हूँ, कहाँ हूँ, क्या होगा आगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहे थे। सानिया वो थी शांत, समझ गई मैं, शांत हो जा। सानिया अपनी बैग में से पानी की बोतल लेती है, पानी पी। तो वो पानी पूरी पीती है। प्यास बहुत लगी थी, लेकिन इतनी सारी चीज़ में उतनी उलझ चुकी थी, खो गई थी कि उसे ये तक ध्यान नहीं थी कि वो कितने घंटों तक पानी भी नहीं पी थी। सानिया देखती कि वो पूरी बोतल की पानी ख़त्म कर चुकी थी। वो वापस ही में एक और बोतल लेती है, पी ले। वो भी बोतल की पानी पूरी पी लेती है। सानिया एकदम से कस के उसके हाथ पकड़ती है। अंकल ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। कुछ देर तक सानिया के कंधे पर वानी सर रखती है।
अब कुछ हद तक उसकी मन हल्का हो चुकी थी। वो जो सैलाब उसने अपनी मन में एकदम से बांध रही थी, अब थोड़ी सी तो हल्की हुई थी। इधर तभी सानिया बोल पड़ती है, क्या अब तुझे नहीं लगती कि तुझे एक बार वंदना से बात करनी चाहिए? 3 दिन होने को है जब से तू वहाँ से आई है, तब से लेकर अभी तक ना तूने उससे कुछ बात करी, ना कोई इन्फॉर्म करी, ना कुछ, ना मुझे कुछ पता थी और ना ही कृतिका को। मैं रास्ते में आते आते कृतिका को बता चुकी हूँ। शायद उसने कॉल करी है वंदना से, पर वो फ़ोन नहीं उठा रही। क्या तुझे नहीं लगती कि अभी थोड़ी सी उससे बात करनी चाहिए? वानी बोलती, यार मैं कैसे बात करूँ? मैं क्या बोलूँ उसे? जो है वो बोलना, जो है बस वो बोल। तभी वो कॉल करती है सानिया अपनी मोबाइल से वंदना को, लेकिन वंदना उस वक्त फ़ोन की ओर ध्यान नहीं थी। ये लोग एक मंदिर साइड के वहाँ पे जा रहे थे, पता नहीं कैसी एरिया थी, बहुत अजीब सी एरिया थी। उसके बाबा उसके हाथ को पकड़ते हुए खींच के ले जा रहे थे और उसकी आई पीछे पीछे, और ले जाते हुए वो एकदम से मंदिर के साइड में से गुजरते हुए, जहाँ पे वहाँ के पंडित वगैरह रहते हैं, कुछ ऐसी जगह पे लेते हैं और ले जाके बोलते कि मेरी बेटी को एकदम से शायद इसके ऊपर कोई काला साया वगैरह है, ये बीमार है, पता नहीं बहुत अजीब गरीब बात कर रहे हैं, कुछ इलाज कर दीजिए। वंदना अपनी बाबा को बड़ी घूर के देख रही थी। उसके बाबा की चीज़ें इतनी अजीब थी जो वो मान नहीं पा रही थी। वो शांत थी। कुछ देर तक तो वंदना को बड़ी गौर से देखे जाते हैं और वो लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। नीम के पत्ते ले आते हैं, पता नहीं बहुत अजीबोगरीब चीज़ थे। नीम के पत्तों से बांधे जाते हैं वंदना के सिर से लेकर पैर तक, अलग अलग तरीके से। फिर उस पे पानी डाले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। वंदना साइड पे खड़ी थी, उसे ठंड बहुत लग रही थी, उसके शरीर लाल हो चुके थे। उसके ऊपर सिंदूर की चीज़ें एकदम से फेंक के दिए जाते हैं, कुछ तो उसकी आंखों तक चली जाती है, जलन हो रही थी। वो बोल रही थी कि बाबा ये सब क्या है, ये बोल दीजिए ना, ये सब ना करें। लेकिन उसके बाबा बोल दिए कि तुम पर काले साया है, अगर वो चले जाए ना तो तुम्हारी होश ठिकाने आ जाएगी। उसके आई उसके बाबा को समझाने लगती कि आप क्या कर रहे हैं, हमारी बेटी है। हाँ तो हमारी ही बेटी है ना, लेकिन इसके ऊपर फिलहाल काला साया है। कि काला साया वगैरह कुछ नहीं होते। अरे होते हैं तभी ये सब बोल रही है। ये पागल हो चुकी है, इसको पता नहीं है क्या बोल रही है, क्या सोच रही है। यहाँ पे जो चीज़ें होती है लगभग 2-2.5 घंटे तक, पता नहीं वंदना को क्या पिलाई जाती है। वो इतनी वाहियात थी कि वंदना बस वॉमिट कर रही थी, हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। तो वहाँ पे जो एक और इंसान थे, पंडित जैसा, पता नहीं पंडित थे या क्या थे, वो एकदम से बोलते कि देखिए आज के लिए यहीं पर ख़त्म, आप 2 दिन बाद फिर से ले आइएगा। वंदना को लेकर फिर से घर की तरफ बढ़ने लगती है। वंदना के हालात ठीक नहीं थे, बार बार वोमिट, वैसे भी वो कुछ खाई नहीं थी, तो बार बार वोमिट करने से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसकी आई बस उसको जकड़ के रखी थी और ये लोग घर तक पहुंचती है। फिर वंदना के आए वंदना को अच्छे से क्लीन वगैरह करा देती है और वो बेड पर जैसे ही उसको रखती है वो धड़ाम से बेड पर ही गिरती है। उसके मुंह से बस एक ही बात आ रही थी, आई मैं सच में उनसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करें। लेकिन क्या इतनी आसानी से वो लोग समझेंगे? क्या उनकी मेंटालिटी इतनी अपडेटेड है कि वो समझ पाएंगे चीज़ों को? पता नहीं। इधर सानिया बहुत कोशिश करती है, टेक्स्ट तक करती है कि वंदना कहाँ हो तुम, मुझे वानी के बारे में बात करनी थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। इधर सानिया कृतिका को कॉल करती है। कृतिका भी बोलती है कि यार मैं भी कब से कॉल ही कर रही हूँ उसे, रिंग हो रही है पर रिसीव नहीं हो रही है, टेक्स्ट जा रही है पर टेक्स्ट सीन नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही है। होप कि वो ठीक हो। कुछ देर तक सानिया भी शांत रहती है।
वानी डॉक्टर से बात वगैरह करके आती है तो कुछ हद तक डॉक्टर पॉजिटिव बातें कहते हैं इम्प्रूव की, जिससे वानी की दिल को थोड़ी सी सुकून मिलती है, तसल्ली होती है। तो वानी सानिया की ओर देख के बोलती कि क्या हुआ, बात हुई उससे? नहीं यार, नहीं हो पा रही है, पता नहीं। वानी बोलती कि क्यों? देख, वो पिछले 3 दिन से बहुत परेशान है यार, बहुत हद से ज़्यादा। रात के 3 बजे भी मुझे टेक्स्ट करी है कि कोई खबर मिली है। कृतिका को भी उसने बहुत सारे टेक्स्ट वगैरह करी है। मुझे भी सुबह कॉल करी थी, पर शायद मैं उस वक्त बिजी थी कॉल पे, तेरी ही बारे में पता कर रही थी। तभी वानी बोलती कि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है। अब मेरे पास पावर बैंक है, मैं दूँ? तू एक बार फ़ोन चार्ज कर ले, फिर उससे बात कर लेना। तभी वानी बोलती कि हाँ ठीक है। सानिया वहाँ पर ठहरती है। 2 घंटे तक वो अपनी फ़ोन चार्ज करती है, पहले फुल चार्ज, और उसके बाद वो फ़ोन स्विच ऑन करती है। स्विच ऑन करते ही देखती है मानो कि हज़ारों कॉल के नोटिफिकेशन उसकी मोबाइल पर। टैक्स तो कितने होंगे कि बता भी नहीं सकते। बस प्लीज़ कहाँ है आप, कुछ तो बता दीजिए अपना, बस एक बार बता दीजिए कि आप ठीक है। वानी जी, ये कैसे तरीका है मुझे सताने की? मुझे तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ एक बार बस टेक्स्ट इन कर लीजिए, बस एक बार, बस ये बोल दीजिए कि आप ठीक है, बस एक बार रिस्पॉन्स तो करिए। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने टेक्स्ट है। वो धीरे धीरे शंखा बस बढ़ रहे थे, बस नोटिफिकेशन आ रहे थे। 10 मिनट तक तो वो फ़ोन हाथ में लेके बैठी हुई थी, बस नोटिफिकेशन ही नोटिफिकेशन आता है, बंद होने के नाम ही नहीं ले रही थी। सानिया भी देखती है। तभी कुछ सोचते हुए, तब तक तो शाम हो चुके थे, वो कॉल करती है। जैसी वो कॉल करती है, देखती है कि रिंग तो हो रही है पर रिस्पॉन्स नहीं हो रही थी। तो दूसरी ओर वंदना की आई। लगभग दोपहर के बाद वंदना के पास जाती है। अभी भी वंदना वैसी ही बेड पे पड़ी थी। तो उसके पास जाते उसको सर पे सहलाती है, उसके लिए खाना लेके गई थी। वो आवाज़ लगाती है, वंदना। वंदना अपनी आंखों को खोलने की पूरी कोशिश करती है कि मानो आंखें खुल भी नहीं रही है। बेटा कुछ खा लो। वंदना बोलती कि हाय बाबा को समझाओ ना, ये खाला साया वगैरह कुछ नहीं है, मैं सच में उनसे प्यार करती हूँ। बेटा कुछ खा लो। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन वंदना कुछ खाती नहीं है। आखिर में वंदना की आई उठ के चली जाती है। और इधर वंदना बहुत कोशिश करती है अपनी पूरी जोर लगा के उठने की, क्योंकि उसे एक बार वानी के बारे में पता करनी थी। आंखें खुल नहीं रहे थे, वो कुछ भी कर नहीं पा रही थी मूवमेंट, फिर भी वो हर एक कोशिश कर रही थी पूरी जोर लगा के। वो कुछ हद तक अपने हाथ को हिला पाती है, अपनी फ़ोन को ढूंढ रही थी। पिलो के कॉर्नर साइड पे उसे अपनी फ़ोन मिलती है तो फ़ोन को थोड़ी खींचते हुए अपनी ओर लाती है। आंखें तो खुल भी नहीं रही थी, कैसे दिखे वो फ़ोन की स्क्रीन, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना करती है। कुछ हद तक आंखें खोल के बस फ़ोन की ओर देखती है। धुंधली सी नज़र आती है, लेकिन उस धुंधलीपन में से भी जब वो वानी की नाम को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू अपने आप ही गिरने लगती है, मानो कि वो धुंधलीपन धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। पता नहीं इतनी जुनून और इतनी जोर कहाँ आ जाती उसके शरीर में कि वो फ़ोन के लॉक ओपन करती है और सीधा कॉल लगाती है वानी को। वानी फ़ोन हाथ में लेके हुए बैठी ही थी। एक ही रिंग में वानी फ़ोन रिसीव करके कान में लगाती है। दोनों पहले कुछ नहीं बोलते हैं, दोनों ही शांत थे। अजीब से सन्नाटे ही छाए हुए थे दोनों के दरमियान। न उधर से कुछ बोले जा रहे थे न इधर से, बस दोनों ही दोनों की आहटों को महसूस कर रही थी। 2 मिनट तक ये दोनों ही शांत थे कि वानी एकदम से बोलती है, वंदना। बस वंदना के लिए यही काफ़ी थी। वंदना रोने लगती है। उसकी सिसकने की आवाज़ वानी के दिल पर जाके वार करती है। वानी बोलती है, फिर भी प्लीज़ डोंट क्राई, प्लीज़ मैं तुम्हारी
रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़। वानी बात कर तो रही थी, वंदना भी तो प्रॉपर बात नहीं कर पा रही थी। वो बस अपनी जोर लगा के बोली, हाँ आप ठीक तो हो, बस इतना बता दो। वानी बोली कि बेबी आई एम फाइन, आई एम टोटली फाइन। तुम ठीक हो? तभी वंदना बोली कि अब ठीक हूँ। क्या हो गई आपको? हाँ, ये क्या तरीका है? तभी वानी बोलती कि बेबी वो सब कुछ एकदम से हो गई, मैं कोई भी इंफॉर्मेशन दे नहीं पाई, सब कुछ अचानक से हो गई, मेरी माइंड पूरी तरह से ब्लैंक थी। इधर वंदना बोलती कि क्या क्या हुआ है? मेरे यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ हुई है, मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। उसकी आवाज़ बहुत अजीब सी लग रही थी। वानी बोली, आई ओके ना? आई ओके? वंदना बस बोलती कि क्या हुई, पहले आप बताइए। तब जाके वानी अपने पापा के बारे में बताता है, जिसे सुन के वंदना पूरी चौंक जाती है। जो सारे तकलीफ़ें, जो सारे बातें वो अपनी ज़ुबान तक ला चुकी थी, अब वो सारी घुट पी चुकी थी मानो वानी की बात सुन के। एक ही क्षण में वो आगे एक लफ्ज़ तक नहीं कहती है वानी को। वो कितनी तकलीफ़ में है वो ये भी नहीं उसे जताना देना चाहती है। वो बिल्कुल उठ के बैठती है, अपनी मुट्ठी को बड़ी कस के पकड़ लेती है। अब जो हल्की हल्की उसके लफ्ज़ काँप रहे थे बात करते वक्त, वो उसे भी ठीक करती है थोड़ी सी सीरियस टोन में। अब अंकल ठीक है ना? हाँ, आप ठीक है ना? आंटी, आयशा, बेबी सब ठीक है, बस मेरी ब्लैंक माइंड थी, मैं कुछ नहीं सोच पाई कि मुझे उस वक्त किससे बात करनी थी, किससे नहीं, किसको बतानी थी। बेबी सच में मैं पूरी तरह से पता नहीं, मैं समझ सकती हूँ। आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप कितना प्यार करती हैं अंकल से। सब्र रखिए, अंकल को कुछ नहीं होगी, वो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम सॉरी बेबी। नहीं, सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप अपना ध्यान रखिए और अंकल के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, वो भी ठीक हो जाएंगी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं बोली तो हूँ मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। और तभी मानो उसे महसूस होती है कि कमरे में कोई आने लगते हैं। तो वंदना बोलती कि वो मुझे ना वॉशरूम जानी है, मैं बाद में बात करती हूँ, आप अपना ध्यान रखिए। हाँ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं नाराज़ भी नहीं हूँ आपसे, आप फिक्र मत कीजिए। वो कॉल डिस्कनेक्ट करती है। तभी उसके आई आती है और बोलती कि किससे बात कर रही थी? वंदना बोलती कि वो वानी जी से, उनके पापा की। तो वो पूरी बात बताती है, जिसे सुन के वंदना की आई भी चुप हो जाती है। वो कोई भी जवाब नहीं देती है वंदना को। वंदना बोलती कि भाई बाबा को समझाओ ना। वो बोलती कि तुम्हारे बाबा को समझाना मेरी बस की बात नहीं है, वो नहीं समझेंगे। लेकिन हाँ, ये कोई बीमारी नहीं है और ना ही कोई साया वगैरह। ये ऐसी सोच कहाँ से ले लिया बाबा ने? वो अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसके आई सुने तब ना। उधर वानी जैसी बात ख़त्म करती, सानिया बोलती कि हो गई बात इतनी जल्दी? हाँ, वो ठीक है, उसे थोड़ी वॉशरूम जानी है। तो स्ट्रेंज, तुम लोगों के बात इतनी जल्दी कहाँ ख़त्म होते हैं? एक बार लाइन पे आ जाओ तो पता नहीं चलते घंटे कब बीत जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, उसको समझ आ रही होगी मेरी सिचुएशन। हाँ ठीक है, वो पक्का ठीक है ना? पता नहीं आवाज़ में से कुछ अजीब तो लग रही थी, पर बोल रही है बार बार ठीक है, तो चल ठीक है। उसके बाद वानिया और सानिया डॉक्टर से कुछ बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद सानिया को बोल देती है वानी, एक बार घर चली जाना, मम्मी और छोटी को देख लेना, मुझे पता है वो लोग परेशान होंगे, मैं तो हॉस्पिटल में हूँ
और ये बोल देना कि पापा इम्प्रूव कर रहे हैं, उनकी तबीयत वगैरह। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊँगी, डोंट वरी, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगी, बस मुझे एक बार घर जानी है। चल ठीक है, और तू एक काम कर, तू कृतिका से बात कर लेना। हाँ ठीक है। यहाँ से सानिया कुछ देर ठहरती है, उसके बाद सानिया निकल जाती है। वानी कृतिका से बात करती है तो कृतिका भी दंग रह जाती है कि यार ऐसे कौन करते हैं भला। हाँ, मुसीबत में ऐसे अकेले करते थोड़ी ना है खुद को, कम से कम मौका तो दे। हम सब पागल हो चुके थे, तेरा कोई अता पता नहीं थी, और तेरी बंदी 2 बार आ चुकी है मेरे घर पे, मैं उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाई। यार सॉरी ना, सिचुएशन मैं समझ सकती हूँ सिचुएशन, लेकिन कांटेक्ट ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए, चाहे जितनी भी हालात ख़राब हो। हाँ ठीक है यार, मैं समझ गई। अंकल के रिपोर्ट्स वगैरह सब मुझे भेज दे, एक बार मैं चेक कर लूँगी। भेजती हूँ। कुछ हद तक बात होती है यहाँ पर। इधर शाम तक वंदना के बाबा जो है वो चले गए थे अपनी दुकान पर, वो वापस आती है। यशु को वंदना की कोई खबर वगैरह मिल नहीं रही थी, तो वो सोची कि क्यों ना ऑफिस ख़त्म होने पर वो एक बार मिल आए। जो सोच वही करनी। वो शाम को आती है। शाम को आते ही जो देखती है कि घर का माहौल थोड़ा अलग अलग से लग रहे थे उसे। वंदना के बाबा हॉल में बैठे हुए थे थोड़े बहुत गुस्से में। लव एक साइड में बैठा हुआ था, वंदना की आई भी वहाँ पर बैठी हुई थी। दोनों में कुछ सीरियस बात से हो रहे थे। तभी वो जैसी घर पे एंटर करती है, वंदना की आई उसे देखती है, बोलती कि यशु बेटा, नमस्ते आंटी, वो वंदना कहाँ पर है? जिस पर वंदना के बाबा बोलते हैं कि क्यों मिलना है उससे? अंकल वो बस ऑफिस के कुछ काम से आई थी, बताना ज़रूरी है, तो जाओ कमरे में है, मिल लो और जल्द से जल्द निकल जाओ, ज़्यादा देर तक रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। यशु थोड़ी शॉक होती है, भला उसने क्या किया कि इस तरह से उससे बर्ताव करी जा रही है। तो ये वंदना की आई बोलती कि बेटा जाओ उसके कमरे में, उनके बातों पर ध्यान मत दो और थोड़ा बहुत उसके साथ रुक जाओ। आंटी पर हुआ क्या है, तुम जाओ, बाकी चीज़ समझ जाओगी। यशु जाती है, लेकिन यशु जब जाती है कमरे में, वो जो हालत दिखती है वंदना की, भाई साहब, वो भाग के आती है। वंदना जो है वो ज़मीन पर आधी गिरी हुई थी, उसके शरीर में कोई जोर नहीं थे, वो बस रो रही थी। वो जैसे तैसे उसको संभालती कि क्या हालत है ये, हाँ ये क्या हालत बना के रख दी है। वंदना यशु को पाकर बहुत खुश थी, वो उसे गले लगा लेती है कि यार वो मिल गई है। उनकी कॉल आई थी मुझे। कौन, किसकी? वानी जी की। हाँ वो ठीक है, पर उनके पापा की हालत ठीक नहीं है, वो उनको अटैक आए हैं, वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है। यशु पूरी सिचुएशन समझ चुकी थी, लेकिन बोलती है कि ठीक है, पर तुम्हारी ये हालत, इतनी बदतर हालत तो इस कारण नहीं हो सकती, क्या हुआ है? यशु, मैंने आई बाबा को सब बता दी है। वो पूरी बात बताती है यशु को। यशु सुन के पूरी शॉक हो जाती है। वो जितनी भी समझती थी अब तक वंदना के आई बाबा, वो बहुत अच्छे लोग थे, बर्ताव बहुत अच्छे थे, खास करके वंदना के बाबा। और वो ऐसे निकलेंगे ये तो सोच ही नहीं थी, उनकी सोच ऐसी होगी। यशु बोलती कि यार ये क्या तरीका होता है, ये तो ज़रा सी गलत बात है। कोई बात नहीं, मुझे बस जाननी थी कि वो ठीक है कि नहीं, बस तूने बताई कुछ, लव ने क्या किया और अभी तेरे घर में जो हालात है। यार वो ऑलरेडी इतनी परेशान है, टूटी हुई है, दोबारा क्या तोड़ूं मैं उनको? पर तुझे बतानी चाहिए थी ना तेरी कंडीशन। फिलहाल तो उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, मैं अपना बताकर क्या उनकी चीज़ों को बढ़ाऊं? पर ऐसे कैसे? कुछ नहीं, बस ठीक हो जाएगी, बस अंकल थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, उसके बाद मैं बता दूंगी। तो आज कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब जानेंगे आगे क्या होता है। क्या वंदना अपनी सारी सिचुएशन वानी को बता पाएगी? ये तो जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।
लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट गाइस, टेक केयर ऑल, टाटा।